Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना अगेन दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। 10K से ज़्यादा ऑलरेडी लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जाकर वहाँ पर जुड़ सकते हो। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस शाम वाली वीडियो के अंदर हम लोग सारे ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज को कवर करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ और भी कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहां से आर्टिकल्स का डिस्कशन किया जाता है। इनफैक्ट मैंने यहां पर कुछ एडिटोरियल्स को इंक्लूड भी कर दिया है ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर जो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो भी पता चले, जिसको आप मेंस के अंदर इस्तेमाल कर सको। तो मॉर्निंग में आपका द हिंदू का वीडियो सेपरेटली आ रहा है जो कि बहुत सारे लोग देखते हैं, और इवनिंग में आपको ये वाला वीडियो मिल जाता है जहाँ पर हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो अगर आप दोनों ही वीडियोज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो जिसका मतलब आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो रहे हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली आपकी दोनों वीडियो से सारे के सारे करंट अफेयर्स कवर होते हुए चले जाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे इस सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता होगा रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो तवांग वाला रीजन है वहाँ पर इंडिया और चाइनीज़ ट्रूप्स के बीच में एक झड़प देखने को मिली। जिस प्रकार का इंसिडेंट साल 2020 के अंदर गालवन वैली के अंदर देखने को मिला था। तो कहोगे न्यूज़ तो बहुत पुरानी है। हाँ, न्यूज़ पुरानी है, लेकिन आपको पता होगा जो भी न्यूज़ होती है उनके ऊपर कहीं ना कहीं नए नए एडिटोरियल्स पब्लिश होते रहते हैं, राइटर के कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं। तो यहाँ पे कुछ अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, यानी कि वो आप मेंस में इस्तेमाल कर सकोगे। बात क्या की जा रही है कि आखिरकार अरुणाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंस चाइना के लिए कहाँ पर स्टैंड करता है, चाइना क्यों अरुणाचल प्रदेश के पीछे पड़ा हुआ है, इसके पीछे कुछ रीजंस, ठोस रीजंस बताए गए, उसको यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो मतलब अब यहाँ पे शाम वाली वीडियो में आपको आर्टिकल्स के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स भी मिल जाया करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको दोनों वीडियोज़ बस खाली अच्छे से फॉलो करने हैं टाइम टू टाइम। तो पहली चीज़ न्यूज़ क्या है, न्यूज़ आपको पता चली चुकी है। इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच में क्लैश देखने को मिला अरुणाचल प्रदेश के तवांग वाले सेक्टर में, और इस प्रकार का इंसिडेंट पहले भी हुआ है गलवान वैली के अंदर। साल 2020 के अंदर वो इंसिडेंट थोड़ा सा बड़ा हो गया था। अब बैकग्राउंड क्या है आपको ये समझना होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको 3 जगह पर डिवाइडेड देखने को मिलेगा, वेस्टर्न रीजन में, मिडिल रीजन में और ईस्टर्न रीजन में। कहाँ कहाँ पर है, तो वेस्टर्न सेक्टर में आपको इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा, ये वाला रीजन है, सेंट्रल रीजन में ये वाला है और ईस्टर्न रीजन में ये वाला है। कहने का मतलब है ये 3 एरियाज वो एरियाज हैं जिसके बीच में इंडिया और चाइना को लेकर डिस्प्यूट रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये अक्साई चीन वाला रीजन कहलाता है, और आपको पता होगा कि ये जो रीजन है ना, इसको चाइना ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है ये इंडिया का ही पार्ट, इंडिया की टेरिटरी है, लेकिन चाइना ने इलीगल तरीके से कब्जाया। इसी प्रकार से चाइना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश को भी कब्जाया जाए, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर ये तिब्बत हुआ करता था, तिब्बत को भी चाइना कब्जा चुका है, और चाइना ये बोलता है कि कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, तो मुझे अरुणाचल प्रदेश भी चाहिए। इस वजह से नई नई प्रकार की हरकतें वो करता रहता है। अब यहाँ पे आपको छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली तवांग वाला रीजन है जहां पर रिसेंटली क्लैश हुआ है इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, ठीक है। इसी प्रकार से बीच में एक पर्टिकुलर रीजन देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये 3 डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, इसके बारे में आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पर है, लद्दाख वाले रीजन में, दूसरा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तीसरा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ये 3 रीजन देखने को मिले। अच्छा, जो रिसेंटली यहाँ पर ये इशू देखने को मिला, यानी कि तवांग वाले सेक्टर में जो विवाद हुआ इंडिया चाइना के सोल्जर्स के बीच में, ये इससे पहले भी कुछ चीज़ें हुई थी। क्या हुई थी, इससे पहले यहाँ पर क्या हुआ था, उस वाले रीजन में खासकर उत्तराखंड के अंदर जो औली वाला रीजन है ना, वहाँ पर एक अभ्यास चल रहा था। अभ्यास कैसा था, वो अभ्यास भारत और यूएस की मिलिट्री के बीच में था, जिसका नाम है ऑपरेशन युद्ध अभ्यास। ध्यान रखना, ऑपरेशन युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए की मिलिट्री के बीच में हो रहा था। उस समय चाइना ने ऑब्जेक्शन उठाया। चाइना ने यहाँ पर बोला कि यह ऑपरेशन कहीं ना कहीं एक जो 1996 और 1993 का बॉर्डर एग्रीमेंट है उसका वॉयलेशन कर रहा है। उस समय हमने यहाँ पर एक एग्रीमेंट किया था कि कुछ इस प्रकार से हरकतें नहीं करेंगे,
है ना, बॉर्डर पर कोई भी यहाँ पर इशू ना क्रिएट हो, इस प्रकार से हरकतें नहीं करेंगे। तो चाइना ने बार बार यहाँ अपना ऑब्जेक्शन यहाँ पर उठाता हुआ रहा कि ये ऑपरेशन युद्ध अभ्यास भारत कर रहा है हमारे बॉर्डर के पास में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें यहाँ पर होती रहीं, बट भारत ने यहाँ पर इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंडक्ट किया, जिसके बाद ही यहाँ पर तवांग वाले रीजन के अंदर ये रिसेंटली क्लैश देखने को मिला था। ठीक है ना, 9 दिसंबर के आसपास रिसेंटली क्लैश देखने को मिला था। तो वो बात यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। अब उसके बाद ये बताते हैं कि आखिरकार अरुणाचल प्रदेश का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो चाइना के लिए क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ देखो, अरुणाचल प्रदेश की जो लोकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखने को मिलेगा। मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये अरुणाचल प्रदेश पूरा देखने को मिलेगा। यहाँ पर यांगसे वाला रीजन है, इधर आपको यहाँ पर तवांग वाला रीजन देखने को मिलेगा भूटान के पास में। और इधर ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं, इसके पीछे ये तिब्बत वाला रीजन है जिसको चाइना ने ऑलरेडी कब्जा रखा है। नीचे आपको यहाँ पर म्यांमार देखने को मिल जाता है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से जानना है तो यहाँ पे आपको देखना होगा, ये हमारा पूरा इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। नॉर्थ ईस्ट रीजन जहाँ पर आपको इस प्रकार से सारे राज्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के नीचे असम है, इधर नागालैंड है, इधर म्यांमार हो जाता है, ऊपर चाइना हो जाता है। ये सारे एरियाज़ हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। बात क्लियर हो गई। चलो आगे आते हैं। ये लोकेशन ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि लोकेशन को लेकर, बॉर्डर्स को लेकर भी सवाल बन जाते हैं। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं जो अरुणाचल प्रदेश है ना, ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ऊपर से आप ये देखोगे तो इंडिया के लिए तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश एक समय पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाया करता था 1972 तक, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य देखने को मिलता है इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर में। ठीक है, तो करता क्या है, क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है, ये हम लोग को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है और इधर यहाँ पर बीच में फिर भूटान आ जाता है। तो ये हमारे इस पूरे रीजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, इधर से भी और इधर से भी। तो अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया। अब उसके बाद में चाइना यहाँ पर इसको क्लेम करता हुआ है बहुत लंबे समय से। चाइना बोलता है कि ये तिब्बत का पार्ट है, तिब्बत का सदन हिस्सा हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश, इस वजह से चाइना बोलता है ये हमें चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर चाइना का जो स्टेटमेंट है वो देखने को मिलता है। और चाइना काफ़ी सारे रीजन्स को क्लेम भी करता है। रिसेंटली आपने देखा होगा इसके आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ के नाम बदल दिए गए, चाइना ने अपने हिसाब से नाम रखा, जबकि इंडिया को उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भारत ने बोला भाई नाम रखने से कुछ नहीं हो रहा, रखते रहो, है ये इंडिया इंडिया का हिस्सा है, और साथ ही साथ में ये आगे भी इंडिया का ही हिस्सा रहने वाला है और पहले भी इंडिया का ही पार्ट था। ठीक है, फिर तो आपने ये देखा कि किस प्रकार से इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर भूटान फैक्टर देखने को मिलता है। जब अरुणाचल के कंट्रोल की बात आती है ना, तो आप देखोगे इससे ये होगा, चाइना ये चाहता है कि देखो अरुणाचल के ऊपर कंट्रोल करके भूटान के ऊपर भी कंट्रोल करे। भूटान भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा देश देखने को मिलेगा जो कि जस्ट अरुणाचल के पास में ही है। आप वेस्टर्न साइड में देखोगे ना, तो चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ रोड्स वगैरह बनानी स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ से अलग मतलब भूटान के आसपास बिल्कुल जाकर बैठ चुका है, और इधर से भी चाहता है कि हम भूटान के पास बैठें। फिर आने वाले समय पे क्या करेगा, क्लेम करेगा कि भूटान मेरा रीजन है ना। आने वाले समय पे ये भी क्लेम कर सकता है कि हाँ भूटान जो है वो मेरा हिस्सा है, जैसे यहाँ पर इंडिया के साथ में करता आया, ये भी मेरा हिस्सा है, वो भी मेरा हिस्सा है। इस प्रकार से कि चाइना की जो हरकत है वो लंबे समय से रही है। बहुत छोटा सा देश था चाइना, ये तो फैलता हुआ चला गया, अलग अलग एरियाज़ को कब्जाते इनफैक्ट तिब्बत को भी यहाँ पे इसने कब्जाया, वरना तो बहुत छोटा सा ही रह जाता। फिर दूसरा यहाँ पर आता है वाटर पावर। वाटर पावर की वजह से यहाँ पर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो चाइना का कंट्रोल है ना वो बहुत बड़ा है इंडिया के ऊपर। किस चीज़ के लेकर, वो है वाटर सप्लाई को लेकर। एक नदी के बारे में आपने सुना होगा, सैंगपो रिवर। मैं पिक्चर लाना भूल गया हूँ, सॉरी, लेकिन सैंगपो रिवर मैं आपको समझाता हूँ। सैंगपो रिवर ऊपर चाइना से निकल कर आती है, फिर वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है। जब वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर नदी आती है ना, तो उसको सियांग के नाम से जाना जाता है, फिर जाकर वो ब्रह्मपुत्र बन जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक नदी बहती हुई आती है। तो इस नदी के ऊपर मैंने बोला सैंगपो रिवर, ये चाइना से जब निकलती है तो उसको सैंगपो बोलते हैं, मतलब तिब्बत वाले रीजन से जब ये निकल कर आती है ना, तो उसको सैंगपो के नाम से जाना जाता है। तो इसके ऊपर पूरी तरह से चाइना को कंट्रोल है। चाइना लगातार बहुत सारे बांध जो इसके ऊपर बना रहा है, बहुत सारे डैम बना रहा है, इसका पानी लगातार इस्तेमाल कर रहा है। तो पानी का इस्तेमाल ये हथियार की तरह यूज़ कर सकता है भारत के अगेंस्ट में। कैसे, तो इसने जो डैम बना रखे हैं ना, इसका ये इस्तेमाल कर सकता है भारत के अंदर बाढ़ लाने के लिए, खासकर अरुणाचल प्रदेश वाले हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर बाढ़ लाने के लिए, या फिर वहाँ पर सूखा पड़ने के जिम्मेदार भी चाइना हो सकता है। कैसे, तो चाइना उस पानी की सप्लाई को रोक भी सकता है, उस सप्लाई को बढ़ा भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे डैम वगैरह वहाँ पर बनाता हुआ जा रहा है वो।
तो ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न देखने को मिलता है। तो आप ये देखोगे कि साल 2000 में ऐसा हुआ भी था। साल 2000 में एक डैम टूट गया था तिब्बत के अंदर में, जिसकी वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, क्योंकि ऊपर से नदियाँ आ रही हैं। अब डैम टूट गया अचानक से तो पानी का बहाव एक साथ आया, तो इससे यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर पूरी तरह से बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से लगभग 30 लोगों की जान गई थी, 100 से ज़्यादा खो गए थे जो कि मिले नहीं। तो आप देखोगे कि चाइना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी यहाँ पर कंट्रोल किया जाए, इस पानी के ऊपर और ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। अब एक और चीज़ निकल कर आती है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भी वो जो नदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया चाइना दोनों के लेकर आप यहाँ पर इसको सोच सकते हो। अब एक और चीज़ निकल कर आती है कि आखिरकार चाइना तवांग वाले रीजन में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि तवांग वाले ही सेक्टर में ही बार बार विवाद देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ईस्टर्न रीजन में। तो तवांग वाले सेक्टर में इतना ज़्यादा दिलचस्पी क्यों दिखाता है चाइना, इसको समझते हैं। सबसे पहला एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, चाइना का जो इतनी दिलचस्पी है तवांग वाले रीजन में, वो आप देखोगे उसके पीछे का रीज़न है। रीज़न यहाँ पर यह है कि वहाँ पर तवांग मोनेस्ट्री देखने को मिलती है। अब तवांग मोनेस्ट्री का मतलब है, तवांग देखो जो कि बेसिकली यहाँ पे भूटान के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है ना। और यहीं पर गोल्डन नामग्ये लात्से मोनेस्ट्री देखने को मिलती है। मोनेस्ट्री जिसको हम लोग मठ बोलते हैं। तो ये जो गोल्डन नामग्ये लात्से मोनेस्ट्री है, जिसका पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये दुनिया की दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है तिब्बतन बुद्धिज़्म की, ठीक है ना। तो इस बुद्धिज़्म की दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, और यहाँ पे बोला गया जो सबसे बड़ी वाली मोनेस्ट्री है वो आपको ल्हासा के अंदर यानी तिब्बत के अंदर देखने को मिलती है। और दूसरी सबसे बड़ी कहाँ पर देखने को मिलती है, दूसरी सबसे बड़ी आपको तवांग वाले रीजन में देखने को मिलती है। तो ये जो मोनेस्ट्री है ना, इसको किसने बनाया था, तो तवांग मोनेस्ट्री को फाउंड किया गया था मेराक लॉड्रो ग्यामसो के थ्रू साल 1680 से लेकर 81 के बीच में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में मतलब ये 5th दलाई लामा जो है ना, उनके ऑनर में यहाँ पर उसको बनाया गया था। अब चाइना ना क्या कहता है, चाइना ये बोलता है कि जो ये मोनेस्ट्री है ये एक सबूत है। कैसे सबूत है कि जो तवांग वाला रीजन है वो बेसिकली कहीं यानी कि पूरा अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है वो कहीं ना कहीं तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था। कैसे, क्योंकि ये दुनिया की सेकंड एक लार्जेस्ट बुद्धिज़्म मोनेस्ट्री देखने को मिलती है, और जो फर्स्ट वाली है वो बेसिकली तिब्बत के अंदर है। तो चाइना बोलता है ना कि ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो तवांग मोनेस्ट्री है और जो लात्सा मोनेस्ट्री है, इन दोनों का जो कनेक्शन है ना वो तिब्बत से कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश। दैट इज़ वाई चाइना बोलता है कि हमें अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाहिए। ये बात क्लियर हुई आपको। बाकी तवांग यहाँ पर इंडिया, फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, साथ ही साथ में भूटान, इसके बीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है। इस वजह से भी चाइना उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर काफ़ी दिलचस्पी दिखाता है। देन उसके बाद में कुछ कल्चरल कनेक्शंस जो है ना आज के समय पर तिब्बत और साथ ही साथ में अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो रह रहे लोग हैं इनके बीच में कुछ कल्चरल कनेक्शंस हैं। तो उस कनेक्शन की वजह से भी चाइना को चिंता होती है। चिंता किस बात की होती है उसको समझते हैं। मैंने बताया तवांग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है तिब्बतन बुद्धिज़्म का। यहाँ पर आपको तिब्बतन बुद्धिज़्म देखने को मिलेगा, उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। अब आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश का एक और रीजन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि तिब्बत से ही पूरी तरह से कनेक्टेड हैं, कल्चरली कनेक्टेड हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन, मोनपा ट्राइब, जो मोनपा ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, ये लोग तिब्बतन बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। और ये लोग यहाँ पर कुछ तिब्बत वाले हिस्से में भी पाए जाते हैं और कुछ अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में भी पाए जाते हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना को इस बात का डर भी लगता है कि कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश के अंदर कहीं मांग उठने लगी तिब्बत को लेकर, तो तिब्बत प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चालू हो गया, तो यानी कि चाइना के अगेंस्ट में तिब्बत को आज़ाद करने की मांग चलने लगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे चाइना को भी एक डर रहता है, क्योंकि जो तिब्बत बुद्धिज़्म है ना, तिब्बतन बुद्धिज़्म, ये अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और तिब्बत के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो चाहता यहाँ पर चाइना यह है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर तिब्बतन बुद्धिज़्म है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर इसको भी अपने ही एरिया के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए, जिससे कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि चाइना के अगेंस्ट में जो है मांग उठने लगे, तिब्बत को अलग करने की यहाँ पर मांग उठने लगे, अरुणाचल प्रदेश से ही ये चीज़ें शुरू हो जाएँ, ठीक है ना। हालांकि इस बात का डर चाइना को लगा रहता है, लेकिन इसकी शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से ही ना हो जाए, तो वो यहाँ पर चाइना सोचता है। आई होप आपको यहाँ पर इस चीज़ के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल चुकी है। तो एक इशू चल रहा था, आई होप आपको यहाँ पर काफ़ी डिटेल से काफ़ी कुछ समझ में आया है। और मेक श्योर करना कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर दो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट्स के पहचान पत्र के बारे में।
देखो पता होगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं ना, इनके लिए रिसेंटली सरकार ने बोला कि हम फैमिली पहचान पत्र बनाएंगे। ध्यान से सुनना, फैमिली पहचान पत्र। जैसे आपके पास में आधार कार्ड है, आपके पास में बहुत सारी डिजिटल आईडीज़ हैं, वैसे ही यहाँ पर फैमिली पहचान पत्र यानी पूरे परिवार का एक पहचान पत्र बने, उसको लेकर काम करने के बारे में चर्चा की गई है। तो रिसेंटली सरकार ने डिसाइड किया कि हम एक फैमिली पहचान पत्र को इंट्रोड्यूस करेंगे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सभी रेसिडेंट्स के लिए, सभी लोगों के लिए। तो फैमिली पहचान पत्र का पर्पस क्या होगा, इसको समझते हैं। फैमिली पहचान पत्र बेसिकली एक आइडेंटिटी कार्ड होने वाला है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, उसी प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड होगा। अब आधार कार्ड में जैसे अलग अलग नंबर से 12 डिजिट नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पर इस फैमिली पहचान पत्र के अंदर भी ये कुछ डिजिट होंगे, 8 डिजिट नंबर होंगे। अब ये 8 डिजिट जो नंबर होंगे ना, ये अल्फा न्यूमरिक नंबर होंगे। देखो होता क्या है, आधार कार्ड के अंदर केवल और केवल नंबर नजर आते हैं, लेकिन ये अल्फा न्यूमरिक नंबर का मतलब है कि इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और साथ ही साथ में नंबर्स भी होंगे। यानी कि जैसा आपके पैन कार्ड के अंदर होता है ना, आपने देखा होगा पैन कार्ड के अंदर YZ करके फिर कुछ नंबर लिखे होते हैं, तो अल्फ़ाबेट भी होता है, नंबर भी होते हैं। उसी प्रकार का यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर डिजिट को क्रिएट करके ये फैमिली पहचान पत्र बनाया जाएगा, ताकि एक फैमिली को दिया जा सके, एक पर्टिकुलर हर एक परिवार को वहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है ना। तो हर एक परिवार को आइडेंटिफाई करने की ताकत ये रखेगा पहचान पत्र। ये किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ध्यान रखना, ये केवल और केवल पूरे परिवार के लिए बनाया जाएगा। सपोज यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर 25 लाख फैमिलीज़ हैं, तो वहाँ पर 25 लाख फैमिलीज़ के लिए ये जो आइडेंटिटी कार्ड है, बेसिकली फैमिली पहचान पत्र है, वो बना दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर उन फैमिली की जो इन्फॉर्मेशन है वो सरकार के पास में रहेगी। अच्छा, ये जो कार्ड बनेगा, इस कार्ड के अंदर परिवार की सारे मेंबर्स की डिटेलिंग होगी। जैसे उन परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनके नाम होंगे, उनकी उम्र, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, सारा डेटा यहाँ पे उसके अंदर होगा। और सभी डेटा जो है आधार से लिंक भी होगा और बैंक अकाउंट नंबर से भी लिंक होगा। यानी उस फैमिली का जो मुखिया है, फैमिली का जो हेड है, उसका आधार कार्ड, उसका बैंक अकाउंट, वो सारी चीज़ें भी उस फैमिली कार्ड से लिंक होंगी। बात क्लियर हो गई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस कार्ड को बनाने का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि देखो, बहुत सारे जो वेलफेयर स्कीम्स आती हैं, सरकार अलग अलग स्कीम्स लेकर आती है, तो उन स्कीम्स के फ़ायदे इन परिवारों तक बहुत आराम से पहुंच पाए। तो अभी नहीं पहुंचते हैं क्या, पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो कि पूरे फैमिली के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, गैस को लेकर आपको पता होगा, गैस पूरे परिवार यूज़ कर रहा है, तो गैस को लेकर जो भी सरकार नई स्कीम लेकर आएगी, सब्सिडी को देना हुआ या कुछ और अलग से स्कीम लेकर आएगी, तो वहाँ पर इस फैमिली पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। तो फैमिली पहचान पत्र का मकसद यहाँ पर यह है कि एक फैमिली का बिल्कुल रियल डेटाबेस को जनरेट करना और इंश्योर करना कि सरकार जो भी स्कीम लेकर आती है उसका फ़ायदा हर एक परिवार को मिले, बहुत तेज़ी से मिले और ट्रांसपेरेंट तरीके से सारा काम हो जाए। ठीक है ना। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, अगर सरकार कोई स्कीम लेकर आती है जहां पर पूरे परिवार के लिए कोई पैसा अनाउंसमेंट करना है, पूरे परिवार को पैसा देना है, इतने इतने परिवार को इतना पैसा दिया जाएगा, तो उसमें भी बहुत आसानी हो जाएगी डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने में। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। तो ये फैमिली पहचान पत्र का ये फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद में इस प्रकार के फैमिली पहचान पत्र ना और भी कई राज्यों ने ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। जैसे हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलता है परिवार पहचान पत्र, है ना। वैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया है एक पहचान पत्र बनाने की। अभी मैं उसके बारे में आगे चर्चा करूँगा। तो अभी जो यहाँ पर पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ है ना, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ये बातचीत चली है कि हाँ, हम एक नया फैमिली पहचान पत्र बनाएंगे, एक यूनिक आइडेंटिटी बनाएंगे जम्मू कश्मीर के परिवारों के लिए। तो उस जो इवेंट था, जो चल रहा था, उस इवेंट के अंदर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मनोहर लाल खट्टर, तो ये भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, क्योंकि हरियाणा के अंदर ऑलरेडी इस प्रकार की चीज़ है, तो ये भी वहाँ पे प्रेजेंट थे उस चीज़ को आगे और बढ़ावा देने के लिए। अब यहाँ पे बात ये आती है नॉन कंसेंट रिगार्डिंग FPP, मतलब कि देखो सरकार के अकॉर्डिंग बात करें तो एक डेटा जनरेट होगा, वो पूरा फैमिली का डेटा होगा, है ना। अगर मान लो यहाँ पर कोई फैमिली है जो कि तैयार नहीं है अपना फैमिली कार्ड बनवाने के लिए, या फिर उसके पास में फैमिली कार्ड नहीं होगा आने वाले समय में, तो उसको बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। जो भी स्कीम्स आएंगे उनके फ़ायदे मिलने मुश्किल हो सकते हैं। जो सब्सिडाइज्ड राशन होता है, जिसको हम लोग PDS सिस्टम के माध्यम से देते हैं, है ना, या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, या फिर कोई ओल्ड एज, विडो, फैमिली फैसिलिटी, पेंशन, कोई विक्टिम हो गया, स्कॉलरशिप हो गई, इन चीज़ों के जो फ़ायदे हैं ना, इनको मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फैमिली ID कार्ड से लिंक कर दी जाएंगी। तो इस वजह से यहाँ पर इसको लेकर आना, मतलब लेकर आने के बाद में ये फैमिली ID कार्ड होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समय में। अब होता क्या है कि आप देखोगे लगातार इसके बारे में जब चर्चा की गई ना, तो इसके अगेंस्ट में भी काफ़ी सारे लोग खड़े हो गए। उनका कहना यह है कि ये फैमिली कार्ड का सिस्टम जो है बिल्कुल सही नहीं है। काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी यहाँ पर इसके अगेंस्ट में खड़ी हुई। ऑपोजिशन पार्टीज़ ने इसकी आलोचना करी है। ऐसा क्यों? उन्होंने बोला ये जो फैमिली पहचान पत्र है ना, ये कहीं ना कहीं
कश्मीरी फैमिलीज़ के ऊपर निगरानी रखने के लिए एक टूल बनाया जा रहा है। और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस जब सबके पास में आधार कार्ड और इस प्रकार के आइडेंटिटी कार्ड्स हैं तो इसको बनाने की क्या ज़रूरत है। ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस हैं। इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट में इसकी आलोचना भी करी है। अब बात ये करते हैं कि और कौन कौन से राज्य हैं जिनके पास में इस प्रकार का सिमिलर डेटाबेस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हरियाणा पहला राज्य बना था जिसने फैमिली पहचान पत्र का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पर लागू किया था। हरियाणा के बाद में पंजाब ने भी इस प्रकार का सिस्टम 2021 के अंदर ऑलरेडी लागू कर दिया है, ठीक है ना, जहाँ पर पूरे परिवार को अलग अलग सोशल सर्विस स्कीम्स का फ़ायदा मिलता है जो सरकार स्कीम्स लेकर आ रही है। फिर रिसेंटली नवंबर 2022 की बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी डिसाइड किया उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड को लॉन्च करने का, कि हम भी यहाँ पर इस प्रकार से एक परिवार कल्याण कार्ड लॉन्च करेंगे जो कि पूरे परिवार को बेनिफिट देने को लेकर काम करेगा। और इस प्रकार का कार्ड राजस्थान के अंदर भी देखने को मिलेगा। राजस्थान ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका है जन आधार योजना, जिसका मकसद है जो फैमिली है उस पूरे फैमिली को आइडेंटिफाई करना और उस फैमिली को ढेर सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना जो भी सरकार लेकर आ रही है, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर आर्टिकल आपको देखने को मिल जाता है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वर्ल्ड मंकी डे के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इस प्रकार से सवाल भी आपसे डायरेक्टली बन जाते हैं। सबसे पहली चीज़ न्यूज़ में क्यों है ये समझते हैं। जो वर्ल्ड मंकी डे है ना, इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं दुनिया भर में 14 दिसंबर को। तो हर साल 14 दिसंबर को वर्ल्ड मंकी डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस बार भी सेलिब्रेट किया गया। अब वर्ल्ड मंकी डे है क्या, इसको समझता है। देखो मंकी की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो मंकी डे को इसलिए बनाया गया ताकि हम लोग मंकीज़ के बारे में थोड़ा जान सकें, इनके बारे में एक जागरूकता फैला सकें, है ना, मंकीज़ को बेसिकली सेलिब्रेट कर सकें। मंकीज़ और साथ ही साथ में जो दूसरे नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हैं, नॉन ह्यूमन प्राइमेट मतलब प्राइमेट बेसिकली एक ऐसे ही मैमल होता है, ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं जो कि ह्यूमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर लेमुर, लॉरिसेस, टार्सेस, मंकीज़, एप्स की कैटेगरी में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे प्राइमेट्स, ठीक है ना। तो नॉन ह्यूमन की बात की जा रही है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए मंकी डे को मनाया जाता है। और ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे हम लोग मंकी के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, मंकी के अलग अलग प्रकार के बारे में लोगों को पता चलता है। जैसे आज आपको पता चलेगा क्योंकि अब वर्ल्ड मंकी डे आया है तो इन्फॉर्मेशन आपको पता भी चलेगी। तो अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि जो मंकीज़ हैं उनके बीच में मतलब क्यों कौन कौन सी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स मंकी फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर जागरूकता के तौर पर फैलाई जाए, उसको लेकर मंकी डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। अब पहली चीज़ तो मंकी को लेकर कुछ की फैक्ट्स क्या क्या होते हैं उसको समझना होगा। मंकी को हम लोग सिमियंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। पूरे दुनिया भर में बंदर पाए जाते हैं, लगभग 250 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं बंदरों की। कहाँ पर, अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और पूरे एशिया के अंदर में। मंकीज़ को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज के अंदर। दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है ओल्ड वर्ल्ड मंकी और दूसरा होता है न्यू वर्ल्ड मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी, पुराने ज़माने के बंदर हैं और नए ज़माने वाले बंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ है ना, ये बेसिकली अफ्रीका, एशिया के अंदर देखने को मिलते हैं, जबकि न्यू वर्ल्ड मंकीज़ आपको अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो बंदर होते हैं ना, इनके साइज़ के बीच में काफ़ी बार बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। कभी कभी तो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, बहुत छोटे साइज़ के, जिसको हम लोग पिग्मी मार्मोसेट के नाम से जानते हैं। और कभी कभी बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी बंदर देखने को मिलते हैं जिसका नाम मैंड्रिल है। जैसे यहाँ पर देखोगे ये इतने छोटे साइज़ का है, एक उंगली पर बैठ गया ये बंदर। ये कौन सा वाला बंदर है, यह है पिग्मी मार्मोसेट। और कभी कभी साइज़ में बहुत बड़े बड़े साइज़ के बंदर होते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये कलर ही यहाँ पर इस बंदर का ऐसा है, ये बेसिकली मैंड्रिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोली गई। अब उसके बाद में आगे की कहानी देखते हैं। तो जो प्राइमेट फैमिली, एज अ प्राइमेट फैमिली का मेंबर जब आप लोग इसको देखते हो ना, तो मतलब एप की तरह देखते हैं। जैसे एप होता है ना, ऐसा कुछ इस प्रकार से भी यहाँ पर मंकीज़ आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जो बंदर होते हैं इनकी बहुत लंबी पूंछ होती है, लेकिन बहुत सारे बंदरों की लंबी पूंछ नहीं होती है, ये भी डिफरेंस होता है। जो न्यू वर्ल्ड मंकीज़ हैं, आप यहाँ पर देखोगे ना, तो इनके पास में जो पूंछ है, ये पूंछ का पूरा इस्तेमाल करते हैं किसी सामान को पकड़ने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए। जबकि जो पुराने वाले मंकीज़ है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ है, इनके पास में भी टेल है, लेकिन यहाँ पर उस टेल के अंदर, उस पूंछ के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ सके। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ के अंदर कुछ इस प्रकार के मंकीज़ यहाँ पर नजर आते हैं। ये कुछ पिक्चर मिली थी जो कि मैंने आपके साथ में शेयर करी है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ये वो जो मंकीज़ हैं जो कि पिछले
6-7 महीनों में न्यूज़ में रहे हैं उनका आयुष्मान स्टेटस ध्यान रखना, इसी बहाने आपका एक टॉपिक जो है ना कवर हो जाएगा और कहीं से भी सवाल आएगा क्योंकि सवाल बनने के चांसेस हैं। आयुष्मान स्टेटस पूछ लिया जाता है और पिछले 6 महीने के ये इंपॉर्टेंट मंकीज है जो कि न्यूज़ में बने हुए हैं, तो इनका आयुष्मान स्टेटस ध्यान रखकर चलना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर हम लोग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 70% के आसपास जो एशियन स्पीशीज़ है ना वो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर हैं। 50% अफ्रीकन स्पीशीज और 40% न्यू ट्रॉपिकल स्पीशीज़। ये बंदर बहुत ज़्यादा खतरे में है। इनफैक्ट वेस्टर्न चिंपैंजी जनवरी के समय पर न्यूज़ में था तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर में आता है। रोलोवे मंकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम बची हुई है और ये बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। फिर उसके बाद में लायन टेल्ड मैकाऊ आता है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में। डियाना मंकी एंडेंजर्ड कैटेगरी, लॉन्ग टेल्ड मैकाऊ एंडेंजर्ड और गीक गोल्डन लंगूर जो कि आपको दिख रहा है ये पिछले कुछ समय मतलब अभी 1 आध महीना होगा ये न्यूज़ में था, ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो इनका आयुष्मान स्टेटस ध्यान रखना है। जो न्यूज़ में है बस खाली इनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इतना तो ध्यान रख ही सकते हो क्योंकि करंट अफेयर क्या मतलब ये है, जो न्यूज़ के अंदर है उसके बारे में पढ़ लो, वहाँ से सवाल बनने के काफ़ी सारे चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की गई है यूएस ड्यूटी ऑन स्टील एल्यूमिनियम इनकंसिस्टेंट विद ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टेटमेंट निकल कर आया है, ये भी बेसिकली एक एडिटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यूज है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या मेंशन किया कि यूएस ने जो कुछ अलग से चार्जेस लगा दिए हैं स्टील के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो क्या है मुद्दा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ यहाँ पर क्या है, न्यूज़ यहाँ पर यह है कि देखो एक डिस्प्यूट सा क्रिएट हो गया है यूएस डिसीजन के बीच में और बाकी कुछ देशों के बीच में। यूएस ने एक कदम ऐसा उठाया, यूएस ने ये बोला कि अब जो भी हम एल्यूमिनियम या स्टील खरीदेंगे अलग अलग देशों से, क्योंकि इंडिया भी भेजता है, इंडिया भी यूएस को ये देता है, तो अगर एल्यूमिनियम स्टील खरीदेंगे यूएस ने बोला तो उसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटीज़ लगाएंगे और कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया गया, चार्जेस को बढ़ा दिया गया, जिससे वो एल्यूमिनियम स्टील जो है वो और ज़्यादा महंगी हो गई यूएस के अंदर में। तो इससे यहाँ पर जो कंट्रीज़ भेज रही हैं ना अमेरिका में, उनको ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा है। तो उसी के बारे में चर्चा की गई है। उसी के बारे में WTO ने बताया कि जो ये अमेरिका कर रहा है ना ड्यूटीज़ को इम्पोज करके, ये बिल्कुल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इसके अगेंस्ट में जा रहा है। तो WTO क्या है पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जेनेवा बेस्ड एक बॉडी देखने को मिलेगी जिसके अंदर 164 मेंबर्स हैं। एक मल्टीलेटरल बॉडी है, इसके अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज़ काम करती हैं। कंट्रीज़ काम करने का मतलब है इसके मेंबर हैं। इसका काम क्या है, दुनिया भर में जितना भी व्यापार होता है उसको सपोर्ट करना, उसको रेगुलेट करने का काम करना, जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसको रेगुलेट करने का काम करना, या फिर दो देशों के बीच में या दो से ज़्यादा देशों के बीच में अगर व्यापार को लेकर कोई विवाद हो जाए तो वो सारे विवाद भी यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही सुलझाता है। दुनिया भर में जितना भी व्यापार हो रहा है ना उसका 98% व्यापार यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको हैंडल कर रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने काम करना स्टार्ट किया 1 जनवरी 1995 से। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले अच्छा कौन व्यापार को देखा करता था, व्यापार तो बहुत लंबे समय पहले से हो रहा है दुनिया भर में। तो जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था यानी 1 जनवरी 1995 से पहले कोई बॉडी नहीं थी क्या? बिल्कुल थी। कौन सी थी? तो वो था GATT, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी इस वाले पर्टिकुलर बॉडी के अंदर, तो इस वजह से इसको ख़त्म करके 1 जनवरी 1995 के अंदर हम लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर दी थी। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है ना इसके अंदर भी अलग अलग बॉडीज़ हैं। तो इसमें सबसे ऊपर जो बॉडीज़ आती है वो आती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने भी देश हैं उनके कुछ मेंबर्स देखने को मिलते हैं। हर साल मीटिंग चलती है, हर 2 साल में यहाँ पर एक बार मीटिंग होती है, काफ़ी सारा डिस्कशन किया जाता है व्यापार को लेकर। फिर साथ ही साथ में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, यानी कि दो देशों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए व्यापार को लेकर तो वो जो व्यापार है उसकी सुनवाई यहाँ पर की जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो भी आउटकम निकल कर आता है वो सब यहाँ पर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की जो बात है वो इसी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर की जाती है। अब न्यूज़ की समरी क्या है? देखो होता यह है कि साल 2018 की बात है। साल 2018 में यूएस ने 25% और 10% इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर। 25% ड्यूटी लगा दी स्टील के ऊपर, 10% एल्यूमिनियम के ऊपर, कि अगर अमेरिका खरीदेगा या फिर कोई कंट्री इसको बेच रही होगी तो उसके ऊपर यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। चार्ज यहाँ पर ये लगा दिया गया। अब आप कहोगे इससे क्या हुआ? इसके भारत भी यहाँ पर स्टील एल्यूमिनियम यूएस को देता है, तो इसके बदले में इंडिया ने भी क्या कर दिया, अपनी कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया। इंडिया ने यह किया कि अमेरिका से जो बादाम आ रहे थे, अखरोट आ रहे थे, लोहा स्टील के आइटम्स आ रहे थे, उनके ऊपर हमने इम्पोज ड्यूटी बढ़ा दी कि भाई तुम अगर बढ़ाओगे तो हम भी बढ़ा रहे हैं, काम खत्म, नहीं तो उसको कम करो, वरना हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी घाटा हो रहा है, उनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। तो ऐसा यहाँ पर एक डिस्प्यूट सा क्रिएट हो गया।
अब क्या होता है, दोनों के बीच में बातचीत होती है, दोनों सोचते हैं कि चलो एक बार बातचीत करके हम क्या कर सकते हैं, मामले को सुलझा सकते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं। इंडिया ने अपनी तरफ से कोशिश करी कि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। फिर WTO यहाँ पर इस मैटर को रूल करता है। WTO यहाँ पर मेंशन ये करता है कि WTO को कोई ऐसा कुछ भी मिला नहीं कि भाई एक डिस्प्यूट ये बन जाए। देखो, WTO ने ये बोला कि अमेरिका ने इसकी शुरुआत करी है, तो अमेरिका बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जा रहा है ना। हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी कि इन चीज़ों को वापस से पहले जैसा किया जाए, लेकिन अमेरिका इस चीज़ को ठुकरा देता है, कहता है कि हम नहीं सुनने वाले। WTO की अमेरिका ने सुनी भी नहीं। तो ये यहाँ पर एक इशू चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इंडिया ने यहाँ पर पहले इसके बारे में मेंशन कर रखा है कि देखो, इंडिया ने ये बोला कि अमेरिका का जो ये कदम उठाया, अमेरिका ने पहले ही कदम उठाया ये, और इसके चक्कर में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको नुकसान हो रहा है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अब वो सामान अमेरिका में थोड़ा सा ज़्यादा महंगा बिक रहा है कुछ ड्यूटीज़ वगैरह लगाने के बाद में, ठीक है ना। तो उनको यहाँ पे लॉस होता हुआ नजर आएगा। तो मेंशन ये किया जा रहा है कि अब WTO ने जो ये कदम उठाया, WTO ने बोला कि हाँ, अमेरिका ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा है, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया के सपोर्ट में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो इंडिया के केस को यहाँ पर और ज़्यादा ये मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपने समझ लिया। इसका बाद एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको भी हम लोग फटाफट कवर करेंगे। वो है नियर अर्थ एस्टेरॉइड रायुगु के बारे में। तो रायुगु रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला। तो रायुगु बेसिकली एक एस्टेरॉइड सैंपल है जो कि हमारे म्यूजियम में पहुंच चुका है। यानी अंतरिक्ष में जो एस्टेरॉइड होते हैं ना, कंकड़ के टुकड़े होते हैं, रॉकी पार्टिकल्स होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो रायुगु भी बेसिकली यहाँ पर एक सैंपल है बड़े से एस्टेरॉइड का। तो वो सैंपल हमने यहाँ पर म्यूजियम के अंदर लेकर आ गए, मतलब हम अंतरिक्ष से उस सैंपल को नीचे उतार चुके हैं पृथ्वी के ऊपर। अब उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। रिसर्च इसलिए चल रही है क्योंकि एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे पृथ्वी बनी है ना, वैसी वैसी यहाँ पर वो एस्टेरॉइड भी बना है। तो उस एस्टेरॉइड को स्टडी करने से पता ये चल जाएगा कि पृथ्वी कैसे बनी है, पृथ्वी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है ना। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ ग्राम्स का जो एस्टेरॉइड का सैंपल है वो हम पृथ्वी पर लेकर आए हैं। ऐसा यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो रॉक की, ये जो स्पेस रॉक है ना, जिसका नाम रायुगु है, इसको अभी यहाँ पर अर्थ पर लेकर आया गया 2020 में जापानीज स्पेस एजेंसी के थ्रू। और जो स्पेस था हमारा स्पेस एजेंसी के थ्रू एक मिशन के दौरान, उस मिशन का नाम था हायाबुसा 2। तो उसके दौरान यहाँ पर हम लोग इस पूरे एस्टेरॉइड को पृथ्वी पर लेकर आए, और यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से फोकस करेंगे कि पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी है, क्योंकि उसी प्रकार से एस्टेरॉइड का भी जन्म हुआ है, ये यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। तो एस्टेरॉइड रायुगु जो है ना, एक डायमंड शेप स्पेस रॉक देखने को मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर एक डायमंड शेप आपको ये कंकड़ का टुकड़ा देखने को मिलेगा। और ये जो रायुगु है, इसको वैसे डिस्कवर कर लिया गया था 1999 में बाय द लिंकन नियर एस्टेरॉइड रिसर्च प्रोजेक्ट के थ्रू, लीनियर प्रोजेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या करा गया था, 1999 में ही यहाँ पर इस पर्टिकुलर रायुगु एस्टेरॉइड को ढूंढ लिया गया था जो स्पेस में होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी एस्टेरॉइड के बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा आगे में कि आखिरकार ये एग्जैक्टली होता है क्या है। लेकिन ये जो एस्टेरॉइड है ना, एस्टेरॉइड रायुगु, ये बहुत चौड़ा है, बहुत बड़ा है, लगभग यहाँ पर 900 मीटर्स का देखने को मिलेगा डायमीटर में। रायुगु क्या करता है, ऑर्बिट करता है सन के, अर्थ और मार्स के बीच में यहाँ पर घूमता हुआ नजर आता है। देन उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रायुगु भी उसी मटेरियल से बना हुआ है जिससे यहाँ पर अर्थ बना हुआ है। ये एस्टेरॉइड का जो सैंपल है ना, ये हम लोग को क्या दर्शाता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक पहला सॉलिड जो कि हमारे सोलर सिस्टम में बना था, ठीक है ना। हमारे पूरे सोलर सिस्टम के अंदर में, सौर मंडल के अंदर में जो पहला सॉलिड था ना, वो यहाँ पर ये बना हुआ है। तो उस सैंपल को ये दर्शाता है। इससे क्या होगा, इससे हम यहाँ पर पता लगा सकेंगे कि कैसे कैसे अर्थ बना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बोला गया। तो रायुगु के अंदर कॉपर भी है, जिंक आइसोटोप, कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसे कि बहुत कम ही एस्टेरॉइड में मिलती हैं, बट इसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर बोली गई है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे रायुगु बेसिकली यहाँ पर एक प्रिमिटिव कैटेगरी में आने वाला एक एस्टेरॉइड है। लेकिन होता क्या है, प्रिमिटिव जो कि सन के पास में होते हैं, और इसके चक्कर में सन की गर्मी की वजह से उनका जो भी अंदर ये मटेरियल पाया जाता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रायुगु का बचा हुआ है। तो रायुगु इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ढेर सारे कॉपर और जिंक आइसोटोप रेशियोज वगैरह भी देखने को मिले हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया, जो कि बहुत कम ही से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब रायुगु का इंपॉर्टेंस क्या होगा, इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये कि जो सैंपल्स हम लोग को मिले हैं ना, इससे हम लोग काफ़ी कुछ जान सकेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जान सकेंगे कि अर्थ यहाँ पर कैसे बना, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक के लिए।
तो कुछ इंग्रेडिएंट एसेंशियल है जिससे यहाँ पर हमारा पृथ्वी बनी है, तो हम लोग इस चीज़ के बारे में समझ सकते हैं उसके ऊपर और रिसर्च करके। तो जैसा मैंने आपको बताया, साथ ही साथ में इसका इंपॉर्टेंस ये भी है कि रायुगो टाइप का जो मटेरियल है ना, ये मार्स के ओरिजिनेशन को भी बता सकता है कि मार्स कैसे बना है, उसके बारे में भी जानकारी हम लोग को मिल सकती है। तो इस एस्टेरॉयड के माध्यम से सारा काम किया जा रहा है। अब बात आती है एस्टेरॉयड होते क्या है। देखो एस्टेरॉयड, यहाँ पर एस्टेरॉयड को हम लोग माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, यानी छोटे साइज के प्लैनेट। अब यहाँ पर ये कंकड़ के टुकड़े, मैंने आपको बताया रॉकी पार्टिकल्स हैं जो कि स्पेस के अंदर हमारे सौर मंडल में बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी, बहुत छोटे छोटे साइज़ के भी हैं। बहुत लंबे समय से ये सौर मंडल के अंदर है। जब से हमारा सोलर सिस्टम बना है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, तब से यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। बहुत सारे एस्टेरॉयड के शेप जो है इरेगुलर होते हैं, टेढ़े मेढ़े साइज़ के होते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं, गोल गोल होते हैं, ऊपर नीचे से दबे हुए। बहुत सारे जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ना, उनके पास में अपना खुद का एक साथी होता है, मून होता है, कुछ के पास में 2 साथी होते हैं, ऐसा बोला गया। अब एस्टेरॉइड की बात करते हैं तो एस्टेरॉइड में एक होती है मेन एस्टेरॉइड बेल्ट और एक होता है ट्रोजन, और एक होता है यहाँ पर नियर अर्थ एस्टेरॉइड। ये सब क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक होती है कुइपर बेल्ट, वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको सौर मंडल देखने को मिलेगा। इस सौर मंडल में आप देखोगे यहाँ पर सन हो गया, इधर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये रहा नीचे, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है ना, प्लूटो प्लैनेट नहीं है, बट यहाँ पर उसको प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखा है, बट यहाँ पे आपको नेपच्यून देखने को मिलेगा। ये पूरे के पूरे हमारे प्लैनेट्स हो गए। अब आप देखो यहाँ पे अर्थ है, अर्थ के पीछे आपको मार्स देखने को मिलेगा, और मार्स के पीछे आपको जुपिटर देखने को मिलेगा। तो मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पर एक बेल्ट आती है, यहाँ पर छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े जो है वो घूम रहे हैं, इसी को हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि एस्टेरॉइड बेल्ट कौन से 2 प्लैनेट्स के बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, बात क्लियर हो गई। फिर आते हैं ट्रोजन्स। ट्रोजन भी एस्टेरॉइड है, बस खाली इनकी लोकेशन चेंज हो जाती है। ट्रोजन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो एस्टेरॉइड बेल्ट तो देखो आपने समझ ली थी, बेल्ट कहाँ पर है, मार्स और जुपिटर के बीच में। और जुपिटर जिस ऑर्बिट पे यहाँ पर घूमता है ना, उसी ऑर्बिट पर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से और भी एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग ट्रोजन के नाम से जानते हैं। तो ट्रोजन एस्टेरॉइड कौन से होते हैं, जो कि जुपिटर वाले ऑर्बिट पर ही पाए जाते हैं। ट्रोजन के बारे में क्लियर हो गई। फिर होते हैं एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड। नियर अर्थ एस्टेरॉइड वो होते हैं जो कि पृथ्वी के बिल्कुल पास में होते हैं, पास से गुजर रहे होते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी जो है उनको खींच सकती है और फिर ये गिरने भी लगते हैं। और ऐसे जो बहुत बड़े साइज़ का होता है वो पृथ्वी पे गिर भी जाता है, नहीं तो फिर कुछ छोटे छोटे साइज़ के होते हैं जो कि गिरने से पहले यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी गति बहुत तेज़ होती है, उसमें आग लग जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं। जब आग लग जाती है, गिर रहे होते हैं ना, तो उनको टूटता हुआ तारा ही बोलते हैं, बट वो टूटता हुआ तारा नहीं है, वो यहाँ पर एस्टेरॉइड ही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर मीटियोरॉइड इसके बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है, इनके बीच का डिफरेंस आपको पता भी होगा। ठीक है ना। आगे आते हैं, नवाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा रिसेंटली जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, भारत ने इसकी निंदा करी है। निंदा क्यों करी है, क्योंकि OIC के जो सेक्रेटरी जनरल है ना, वो रिसेंटली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाते हैं और कश्मीर को लेकर एक कमेंट कर देते हैं। तो इंडिया ने यहाँ पर इसी चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की निंदा करी है। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर OIC के जनरल सेक्रेटरी कौन है, वो आपको ये देखने को मिलेंगे, हिसैन ब्राह्मी ताहा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनका पिक्चर नज़र आएगा। तो ये पाकिस्तान के विजिट पर गए, लेकिन विजिट पर जाते जाते इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी विजिट किया और जाकर फिर जम्मू एंड कश्मीर पर स्टेटमेंट देने लगे इस रीजन को लेकर कि हाँ, इस रीजन को लेकर हम सोल्यूशन लेकर आएंगे। इंडिया यहाँ पर इसके रिस्पॉन्स में बोलता है कि देखो OIC की जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो आज के समय पर ख़त्म हो चुकी है। OIC यहाँ पर अब किसी काम का नहीं बचा है, वो बस खाली ये कम्युनल गेम वाला जो है ये पूरा मामला दिखा रहा है। OIC को यहाँ पर ये इस मैटर में बोलने की क्या ज़रूरत है, ये बेसिकली एक इंटरनल मैटर है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, वो हम देख लेंगे। OIC को बीच में आने की क्या ज़रूरत है, ये बात क्लियर हो गई। तो इसी वजह से आपको पढ़ना क्या है, OIC के बारे में पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़ में OIC बना हुआ है, तो आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको इसके बारे में बताया। OIC आज के समय पर जो मुस्लिम वर्ल्ड है ना, उन्हीं की आवाज़ है, जो क्योंकि OIC के मेंबर्स है वो मुस्लिम कंट्री ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। लगभग 57 जो है वो OIC के मेंबर्स हैं, जो कि अलग अलग 4 कॉन्टिनेंट से आते हैं, जो कि मुस्लिम देश हैं। और OIC का जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट इनका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया के अंदर जेदा में वो हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ऑरिजिन कैसे होता है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एस्टेब्लिश होता है एक समिट के दौरान। एक बातचीत चल रही होती है मोरक्को के अंदर में 1969 में, जिसके बेसिस पर यहाँ पर ये इस प्रकार से आप कह सकते हो कि OIC बनकर आता है। अब ये जो OIC है ना, आप देखोगे इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सबके पास में वीटो पावर है, सबके पास में वीटो पावर है। अब सबके पास में वीटो पावर का होने का एक चीज़ ये भी है कि कोई भी वीटो पावर का इस्तेमाल करके किसी भी डिसीजन को रोक सकता है। ठीक है, अब मैं आपको उसके बारे में आगे समझाऊंगा क्या हुआ एग्जैक्टली।
तो इंडिया के जो रिलेशनशिप है ओआईसी के साथ में, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि आपसे सवाल यहीं से बनने वाला है कि इंडिया के रिलेशनशिप आखिरकार ओआईसी के साथ में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। देखो, ओआईसी का 45वां सेशन चल रहा था 2008 के अंदर, इनका एक समिट चल रही थी, 45वीं समिट चल रही थी। वहाँ पे बांग्लादेश ने सजेशन ये दिया कि भारत को भी ओआईसी का एक ऑब्जर्वर स्टेटस बनाना लेना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है ना। इनफैक्ट यहाँ पे सजेशन किस बेसिस पर था कि दुनिया में जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी 10% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, तो इंडिया को भी ओआईसी का सदस्य बना लिया जाए, सदस्य नहीं तो ऑब्जर्वर स्टेटस बना लिया जाए। लेकिन यहाँ पर ये बांग्लादेश का सजेशन था, पाकिस्तान ने वीटो कर दिया। मैंने बोला ना सभी मेंबर्स के पास में वीटो पावर है, तो पाकिस्तान ने वीटो कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने वीटो करने की वजह से यहाँ पर इंडिया ओआईसी का मेंबर नहीं बन पाया। फिर उसके बाद में कतर जो है ना, कतर ने सबसे पहली बार प्रपोज किया था कि हाँ इंडिया को एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिलना चाहिए, है ना। इस प्रकार से बात देखने को मिलेगी। इंडिया को इनवाइट भी किया गया था ओआईसी मीटिंग में 1969 में, बट पाकिस्तान ने यहाँ पर इसके अगेंस्ट में दिखाया और इस इनवाइट को विड्रॉ कर लिया। तो हमेशा पाकिस्तान बीच में आया है, पाकिस्तान ने यहाँ पर इंडिया को ओआईसी के पास तक आने नहीं दिया। अब आप देखोगे होता यहाँ पर यह है कि साल 2019 में इंडिया पाकिस्तान के मुंह पे छांटा मारता है। कैसे? पाकिस्तान को ओआईसी की समिट में बुलाया गया एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। तो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर यहाँ पे बुलाया गया जो हमारी उस समय की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, वो यहाँ पर इस पूरे मीटिंग का उद्घाटन भी करती हैं अबू धाबी के अंदर में, ठीक है ना। हालांकि चलो फिर भी उसके बावजूद भी वो एक इंसिडेंट था, उसके बावजूद भी आप देखोगे जो ओआईसी है और वो बेसिकली कहीं ना कहीं एंटी इंडिया दिखाई पड़ता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आकर एंटी इंडिया दिखाई पड़ता है। पाकिस्तान बार बार यहाँ पर इंडिया का मैटर उठाता रहता है और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, कश्मीर को सपोर्ट करने के लिए, कश्मीर का मुद्दा उठाने की बार बार बहुत ज़्यादा कोशिश करता है ओआईसी के अंदर में। तो ओआईसी का हेडक्वार्टर वगैरह ध्यान रखना, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी आप लोगों ने यहाँ पर समझा, ठीक है ना। तो आज का डिस्कशन बस इतना ऐसा ही था। आई होप आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली है, बहुत कुछ जाना है, और भी मेरी कोशिश है मैं और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को ऐड करूं और भी ट्यूटोरियल्स को ऐड करूं। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।